इमेजिन करो अपनी हंटर 350 अगर स्कूल जाती तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसा बन के आता। बेटा हंटर। हाँ पिताजी। आपने सारे पार्ट्स डाल लिए ना? हाँ सारे डाल लिए हैं। अब ब्रेक पैड लेना मत भूलना, नहीं तो लिखते लिखते भूल कैसे। हाँ ब्रेक पैड भी मैंने ले लिए हैं, वो भी मैंने अपने बैग में डाल लिए हैं। ठीक है बेटा, अच्छा एग्जाम देना। ठीक है पिताजी। तो अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से अपनी हंटर 350 को लुक्स में तो फुल मार्क्स मिल गए, माइलेज में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और स्पीड में अपने क्लासमेट MT-15 या इस सेगमेंट में और भी जितनी बाइक्स आती हैं उसमें ये पास नहीं हो पाई, उनसे ये फेल हो गई, हार गई। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं रीइंकार्नेटेड राइडर। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी हंटर 350 का 1 साल का ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा मैं एक ओवरव्यू शॉट आपको बता देता हूँ। मैं वो 5 एडवांटेजेस बताऊंगा वापस से जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताई थी और आप लोगों ने उस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा प्यार मुझे दिखाया था, और 5 ऐसे डिसएडवांटेजेस जो इस बाइक में अभी भी हैं और अभी तक रॉयल इनफील्ड अपडेट के बाद भी उसको फिक्स नहीं कर पाई है। तो 1 साल के अंदर जो मैंने अपनी बाइक का इंजन ऑयल है वो 2 बार रिप्लेस कर दिया है। अब आप लोग सोचेंगे 2 बार रिप्लेस कैसे कर दिया है। मेरी बाइक मात्र अभी तक 8000 किलोमीटर चली है। पहला इंजन ऑयल रिप्लेस जो होता है वो फर्स्ट सर्विस यानी कि 500 किलोमीटर्स पे होता है, और जो दूसरा इंजन ऑयल रिप्लेस होता है वो 10,000 किलोमीटर्स पे होता है। लेकिन मैंने अपनी जो दूसरी बार अपने इंजन ऑयल को रिप्लेस किया था वो मैंने 5000 किलोमीटर्स पे ही कर लिया था। कंपनी इसको रिकमेंड नहीं करती है, कंपनी कहती है कि 10,000 किलोमीटर के बाद जाकर ही इंजन ऑयल को रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से 350 सीसी का इंजन है, और अगर 10,000 किलोमीटर के बाद हम लोग इसका इंजन ऑयल रिप्लेस करते हैं तो कोई भी मैकेनिकल पार्ट है इसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। इस वजह से मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने खुद से ही अपने घर में ही इसका इंजन ऑयल 5000 किलोमीटर पर रिप्लेस कर दिया था। आप चाहें तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वो भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे एडवांटेजेस जिसकी हेल्प से ये अपनी सेगमेंट में बाकी सब बाइक्स को चुटकी बजाकर धूल चटा देती है। तो सबसे पहला एडवांटेज रहने वाला है इसका लुक। आप लोगों को दिख ही रहा होगा इसका लुक कितना ही ज़बरदस्त है बाइक का, चाहे इसके कलर्स हो, इसके ग्राफिक्स हो, इसका स्पोर्टी लुक हो, ये सारे इसको अनमैच्ड बना देते हैं इसके सेगमेंट में और भी जितनी बाइक्स हैं उसके मुकाबले। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा वो है इसका इंजन। इसका इंजन 350 सीसी का है, और इसका जो लो एंड टॉर्क है वो इतना ज़बरदस्त है। इसकी फीलिंग आपको तब आएगी जब आप किसी सिग्नल में खड़े हो और अचानक से जो सिग्नल है वो ग्रीन हो जाए, आप एक्सीलेटर दोगे, क्लच छोड़ोगे, बाइक इतनी तेज़ी से आगे निकलेगी बुलेट की तरह। आपको जो दूसरी बाइक्स हैं वो दिखेंगी ज़रूर, लेकिन आपके रियर व्यू मिरर में। तो इसका जो तीसरा एडवांटेज है वो इसका ब्रेकिंग है। इस बाइक में अगर आप टॉप एंड मॉडल या फिर मिड मॉडल जो लेते हो उसमें ये डुअल चैनल ABS आता है। तो डुअल चैनल ABS फ्रंट में भी, और जो रियर डिस्क है वो भी डुअल चैनल ABS के साथ आती है, जिस वजह से इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। लेकिन अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हो, फैक्ट्री जो मेरे को ठीक से इसका नाम याद नहीं है, लेकिन इसके जो 2 बेस वेरिएंट आते हैं, 2 बेस वेरिएंट में पीछे में ड्रम ब्रेक आएगा, वो डुअल चैनल नहीं सिंगल चैनल ABS आएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो इसका चौथा एडवांटेज रहने वाला है वो इसका रहने वाला है सिटी में जो इसको मैन्यूवर करते हैं हम लोग बाइक, उसका। ये बाइक इतनी अच्छी तरीके से मैन्यूवर होती है, अगर आप इसको ट्रैफिक में चलाओ, किसी गली में चलाओ, ये बाइक आपको चलाने में ये फील नहीं होगा कि ये 190 kgs की बाइक है। इतनी ईज़िली आप इसको बटर की तरह किसी भी गली में, किसी भी कोने में ले जाकर ईज़िली चला सकते हो। और जो इसका 5वां एडवांटेज रहने वाला है, 5वां एडवांटेज मेरे जैसे और भी कई शॉर्ट राइडर्स के लिए हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं, 5.5, 5.6 या 5.7 यहाँ तक आकर रुक जाती है, तो उनके लिए बाइक ये परफेक्ट है। बिना सोचे आप इसकी टेस्ट राइड लीजिए और आपके जो पैर हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ज़मीन के नीचे पहुंच जाएंगे और आप लोग इस बाइक को कंट्रोल कर पाओगे। तो बात करते हैं बाइक के 5 डिसएडवांटेजेस जो कि कंपनी ने अपग्रेड तो किए हैं 2025 में, लेकिन अभी भी वो वैसा परफॉर्मेंस, वैसा मज़ा निकाल करके नहीं दे रहा है। तो पहला जो डिसएडवांटेज रहने वाला है ऑफ कोर्स अपनी जो हेलोजन हेडलैम्प है। यहाँ पर दूसरी हंटर खड़ी है वाइट डेपर वाइट कलर में, तो इसका जो हेडलैम्प है आप लोग देख पा रहे होंगे ये अभी भी हेलोजन है, इस पर अभी तक मैंने LED
या फिर मेरे फ्रेंड की बाइक है, उसने एलईडी लगाने की अभी तक सोची नहीं है, क्योंकि इसका जो काम है वो सिटी में ही चल जाता है, हाईवे में इसको जाना नहीं रहता है, तो इस वजह से इसको अपग्रेड की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन मेरी जो बाइक है वो अक्सर हाईवे पर जाती रहती है, जिस वजह से मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने HJJ की माइनस हेडलाइट को इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो भी आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कंप्लीट इंस्टॉलेशन वीडियो भी इसकी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाकर इसके देख सकते हो। तो दूसरा डिसएडवांटेज है उसका ग्राउंड क्लियरेंस है। ये जो पुरानी वाली हंटर आती है 2025 से पहले वाली मॉडल, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 150 mm का है। 150 mm मतलब अगर आप पिलियन को बैठा कर किसी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाते हो तो आपकी बाइक नीचे से सटेगी, बाइक के साथ आपको भी हार्ट अटैक आएगा। लेकिन कंपनी ने इसमें एक काम किया है और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको ज़्यादा नहीं, नामत 10 mm से इंक्रीज़ कर दिया है। और उसको वो कैसे कर पाए, चेसिस में कोई भी चेंजेस नहीं है, बस ये जो बेंड पाइप जा रहा है, ये बेंड पाइप को उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट करके 10 mm ऊपर की तरफ इसको लगा दिया है, फिक्स कर दिया, जिस वजह से 10 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन अभी भी जो ये इशू है ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। अभी भी अगर आप पिलियन के साथ किसी बड़े स्पीड ब्रेकर या फिर बड़े गड्ढे के अंदर बाइक ये चली गई तो आपका बाइक नीचे से अभी भी स्क्रैप करेगी और अभी भी बाइक नीचे से लगेगी। जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो था अपना पुराने हंटर का स्टिफ सस्पेंशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। कंपनी ने हमारी सुनी और इसमें सॉफ्ट सस्पेंशन डाल दिया। लेकिन अब सॉफ्ट सस्पेंशन के भी डिसएडवांटेजेस जो है वो मुझे देखने के लिए मिले और सुनने के लिए भी मिले। तो पुराने वाले हंटर के साथ क्या था, अगर आप इसे उबड़ खाबड़ रोड या ऑफ रोडिंग करने लेकर जाते हो तो आपकी कमर की जो बैंड है वो पूरी तरीके से बजने वाली है। लेकिन अगर आप इस बाइक को 120-100 के ऊपर क्रूज़ करते हो तो आपको ये बाइक में जो कंफर्ट की बात तो अलग हो गई, जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो आपको नई वाली हंटर के अंदर नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उसकी जो सस्पेंशन है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट कंपनी ने कर दी गई है। कंफर्ट को ध्यान रखते हुए कि अब वो 120 या फिर 130 तक अगर आपकी बाइक भगवान भरोसे पहुंच भी जाती है तो आपको वैसा कंफर्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर गड्ढे वड्ढे में ये बाइक चली गई उतनी स्पीड में तो आपको ऐसा बाउंस बैक करेगी कि आपका कंफर्ट बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा। इसका चौथा डिसएडवांटेज जो है मैं आप लोगों को सामने लाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये गैप यहाँ पर है। ये गैप में क्या लगता है, टिपर नेविगेटर, जो कि मेरी अगर सलाह मानिए तो अपनी बाइक में इंस्टॉल मत करिए। उससे अच्छा आप एक 150 रुपये का या फिर अच्छा फ़ोन माउंट लेकर अपने 15-20 हज़ार के फ़ोन को इंस्टॉल कर लीजिए। वो गूगल मैप आपको अच्छा दिखाएगा आपके 6000 के टिपर नेविगेटर के मुकाबले। लेकिन टिपर नेविगेटर की जगह अगर रॉयल इनफील्ड को ये जगह गैप भरनी ही थी तो वो एक RPM मीटर इंस्टॉल कर सकते थे, जिसे हम लोग टैकोमीटर भी बताते हैं। उससे क्या होता है, हम जब भी एक्सेलरेटर देते हैं हम लोग कितना एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसकी जो सुई है वो ऊपर नीचे होती है, जिससे हम लोग को ये समझ में आता है कि जो गियर शिफ्टिंग है वो हम लोग को कब करनी है, जिससे हमारा जो माइलेज है, बाइक का जो इंजन परफॉर्मेंस है, सब कुछ इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो रॉयल इनफील्ड है उसने RPM मीटर ना दे करके हमें टिपर नेविगेटर जो है नई बाइक के साथ चिपका दिया है, जो कि किसी काम का नहीं है अगर मेरी बात माने तो। और इसमें एक और प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि इसका इंजन हीट करता है। ऑब्वियसली हीट करेगा, ऑयल कूल्ड इंजन है ये, इसमें कोई भी लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये बाइक का इंजन हीट करेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रॉब्लम है इसका ये मीटर। सामने आकर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये जो मीटर है मेरे बाइक का, 1 साल के अंदर मैंने 2 बार रिप्लेस करवाया है। 2 बार रिप्लेस करवाने का रीज़न ये है कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा चीप है। हर मॉनसून के टाइम क्या होता था, इसके अंदर पानी भरना स्टार्ट हो जाता था, वाटर वेपर जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते थे। इस कांच में, ये जो कांच भी नहीं है, ये मैं कहूँगा फाइबर है ऊपर का, ये क्रैक हो जाता था कुछ समय के बाद, जिस वजह से अंदर पे जो है वाटर वेपर बहुत ज़्यादा बनने लग गए थे। मैं क्लिप भी एक ऐड कर दूँगा, आप लोग देख सकते होंगे। जिस वजह से मुझे अपने पॉकेट से ये जो प्रोडक्ट ये परचेस करना पड़ा। ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़ का आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये क्या करेगा, आपका जो मीटर है इसके ऊपर आपको इंस्टॉल कर देना है, ईजिली फिक्स हो गया।
ये आपकी जो बाइक पे डायरेक्ट सनलाइट लगती है, सनलाइट की वजह से जो ये जो मीटर है इस पे इश्यूज आते हैं, क्रैक्स बनते हैं, वो सब नहीं बनेंगे। इसको बचाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, अपनी बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए छाँव में खड़ी रखें। पार्क करते हो पेड़ के नीचे लगाइए, या फिर आप एक बाइक कवर ले सकते हो जिससे आपकी बाइक हमेशा शेड में रहे। तो रॉयल एनफील्ड को मेरे ख्याल से इस मीटर पे भी काम करना चाहिए था। यहाँ पर सेमी डिजिटल मीटर दिया गया है, अभी भी एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर का यहाँ पर सेटअप है। अगर ये चाहते तो इसको फुली डिजिटल जैसे हमारे हिमालयन में आता है वैसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करके नहीं दिया, जिस वजह से ये मेरा 5th डिसएडवांटेज में मैंने इसको काउंट किया है। तो ये थे बाइक के 5 ऐसे एडवांटेजेस और 5 ऐसे डिसएडवांटेजेस जो मुझे 1 साल के अंदर फेस करने पड़े। तो इस रीज़न को अगर ध्यान में रखा जाए तो आपको क्या ये बाइक लेनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपको ये बाइक लेनी है या फिर नहीं लेनी है। तो जो मैंने एडवांटेजेस बताएं वो आपको दूसरी बाइक्स में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बताए हैं वो डिसएडवांटेजेस पे काम किया जा सकता है और बाइक को और परफेक्ट बनाया जा सकता है। अगर वही मैं बात करूं हेडलाइट की, तो हेडलाइट आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार के अंदर ओरिजिनल HJG की हेडलाइट आती है। मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी। सस्पेंशन के साथ अगर आपका जो ट्रैवल है वो विद इन सिटीज़ है, सिटीज़ बाउंड्री के अंदर ही है, आप हाईवे में ट्रैवल नहीं करते हो, आपका कोई प्लान नहीं है इस बाइक को लद्दाख लेके जाने का, तो कोई भी इशू नहीं है। आप जो नई 2025 में हंटर 350 आई है उसका सस्पेंशन बहुत ही ज़बरदस्त है, सिटीज़ के लिए तो परफेक्ट है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यस, अगर आपको रॉयल एनफील्ड हंटर पसंद आई है तो बिल्कुल आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हो। 2 कलर तो मेरे सामने ही खड़े हैं, डैपर ग्रे सबसे डिमांडिंग, डैपर वाइट उससे भी ज़्यादा डिमांडिंग कलर। तो ये 2 कलर तो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन कंपनी ने 3-4 कलर और एक्स्ट्रा जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, जो आप शोरूम में जाकर चेकआउट कर सकते हो। और बात कहें इसका जो शॉर्ट प्रोफाइल है, शॉर्ट राइडर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कॉलेज स्टूडेंट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर आप ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाना चाहते हो तो उस बजट में भी ये जो बाइक है बहुत ही परफेक्ट रहने वाली है। सबसे आखिरी चीज़, मैंने माइलेज की अभी तक कोई बात नहीं की, क्योंकि ये माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा सिटी में 30 kmph निकाल कर दे देती है, और हाईवे में अगर आपने 80 की स्पीड से क्रूज़ किया है उससे ऊपर अगर आप जाओगे तो आपके मीटर पे आपको दिखेगा इको लिखा हुआ आता है। वो इको अगर आना बंद हो गया मीटर पे तो समझ जाइए जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा जो पेट्रोल और ऑक्सीजन का कंजप्शन कर रहा है, जिस वजह से माइलेज आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो माइलेज अगर इंक्रीज़ करनी है तो विद इन 80 किलोमीटर्स के अंदर ही आप जो स्पीड है वो अपनी बाइक की मेंटेन रखिए, आपको माइलेज ये 35 प्लस निकाल कर हाईवे में दे देगी। सेम अप्लाई होता है सिटी में, लेकिन सिटी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है तो इसीलिए वो जो माइलेज है वो कम होती रहती है बाइक की। तो अगर आप अभी तक आखिरी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आपका ये डिसीज़न जो है बाइक लेने का उसमें कुछ ना कुछ मेरी बातें इम्पैक्ट ज़रूर करेंगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हाल ही में हम लोगों ने 1000 जो सब्सक्राइबर्स है उसको सरपास किया है, जिस वजह से जो मेरा चैनल है उसकी मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। और ऐसे ही अमेजिंग बाइक कंटेंट के लिए रीइंकार्नेटेड राइडर को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।